नमस्कार। आज हम दिल्ली में हाल ही में हुई एक काफी परेशान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी। लाल किला मेट्रो स्टेशन मतलब ऐसी जगह जो इतिहास और रोज की भागदौड़ दोनों का संगम है। वहां एक शाम को अचानक एक कार धमाके से सब दहल उठा। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, और आज हम इन्हीं के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। हाँ, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका शायद मतलब क्या निकल सकता है। सोचिए, 10 नवंबर 2025 की शाम, ट्रैफिक जाम, एक कार और फिर वो धमाका। चलिए इस पर एक गहन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था उस शाम? जरा उस घटना के क्रम को समझे, जैसा हमारे पास जो जानकारी है उसमें बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, तारीख थी 10 नवंबर 2025 और समय शाम का था, मतलब पीक आवर जैसा। जी। शाम के करीब 6:45 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद सेडान कार आकर रुकती है। अच्छा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, रोज जैसा ट्रैफिक होता है वैसा ही, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद यानी शाम 6:50 पर उसी कार में एक जोरदार धमाका होता है। सिर्फ 5 मिनट में? हाँ। मतलब कार रुकी और लगभग फौरन ही धमाका हो गया। हाँ, बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं बीता। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या माहौल था वहां? उसके बाद का मंजर तो भयानक था, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें तुरंत आग लग गई। ओह। और देखते ही देखते पूरा इलाका मतलब घने काले धुएं से भर गया। जाहिर है, चीख पुकार, अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। हाँ, स्वाभाविक है। ट्रैफिक तो जहां का तहां थम गया। लोग एकदम हक्के बक्के रह गए, समझ ही नहीं पाए कि अचानक ही क्या हो गया। और ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या किया? क्या कोई मदद के लिए आगे आया या मदद पहुंचने में देर लगी? नहीं, यहाँ पर एक अहम बात है जो सूत्रों में दर्ज है। इस भयानक माहौल में भी वहां जो आम लोग थे, राहगीर थे, उन्होंने गजब की हिम्मत दिखाई। अच्छा। हाँ, उन्होंने फौरन घायलों को देखना शुरू किया, उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की और साथ ही साथ इमरजेंसी नंबरों पे कॉल करना शुरू कर दिया। हम्म। ये जो लोगों की प्रतिक्रिया थी ना, हम्म। ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो आधिकारिक मदद थी, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, वो शाम 7 बजे के बाद पहुंचना शुरू हुई। अच्छा, यानी थोड़ा समय लगा। हाँ, थोड़ा समय लगा। फिर इलाके की घेराबंदी वगैरह हुई, लेकिन वो जो शुरुआती कुछ मिनट थे, उसमें स्थानीय लोगों का आगे आना बहुत मायने रखता है। ये वाकई में हिम्मत की बात है। अच्छा, लेकिन ये जो जगह है जहाँ धमाका हुआ, इसका भी अपना एक महत्व है ना? लाल किला इलाका कोई आम चौराहा तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट हब नहीं है। हाँ। ये लाल किला, हम्म। जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसके बिल्कुल पास है, जहां रोज हजारों पर्यटक आते हैं, देश से भी और विदेश से भी। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ये पुरानी दिल्ली का एक बहुत घना बसा हुआ इलाका भी है। शाम के वक्त तो ऐसी वहां बहुत भीड़ होती है। सही बात है। तो एक ऐतिहासिक जगह के इतने पास, इतने भीड़ वाले समय में ऐसी जगह पे ये धमाका होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और डर का माहौल तो बनाता ही है। हाँ, मतलब धमाके की तेजी और लोकेशन दोनों ने मिलकर दहशत को और बढ़ा दिया होगा। कई गुना बढ़ा दिया। और इस दहशत का नतीजा वो भी बहुत दुखद रहा। नुकसान कितना हुआ, क्या आंकड़े हैं हमारे पास? नुकसान काफी ज्यादा हुआ, दोनों तरह का, लोगों की जान का भी और माल का भी। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई। 8 लोग? हाँ, कुछ की मौके पर ही मौत हो गई और कुछ ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ा। ओह। घायलों की संख्या 20 से ज्यादा बताई गई है और इनमें से कई लोग बहुत बुरी तरह झुलसे हुए थे। झुलसे हुए थे, इसका मतलब धमाके के साथ आग भी बहुत ज्यादा फैली थी। हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। धमाके के बाद आग बहुत तेजी से फैली और उसने आसपास की गाड़ियों को फौरन अपनी चपेट में ले लिया। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक 6 कारें और 3 ऑटो रिक्शा तो पूरी तरह जल के खाक हो गए। बाप रे। इतना ही नहीं, धमाके का असर आसपास की दुकानों पर, सड़क किनारे जो खुमचेरेड़ी वाले होते हैं, उन पर भी पड़ा। उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। हम्म। और जाहिर है, जैसा ऐसी घटनाओं में होता है, सुरक्षा कारणों से लाल किला और आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। सोचिए, कार में धमाका हुआ और इतना बड़ा असर, जाने गई, लोग बुरी तरह जख्मी हुए, ऊपर से शहर का एक जरूरी ट्रांसपोर्ट लिंक भी ठप हो गया। बिल्कुल। ये जो झुलसने वाली चोटों की बात आप कह रहे हैं, क्या ये धमाके की प्रकृति के बारे में कुछ इशारा करती हैं? हाँ, निश्चित रूप से करती हैं। देखिए, जब जलने की चोटें इतनी ज्यादा हों तो ये बताता है कि विस्फोट में आग वाला तत्व, मतलब इंसेंडियरी एलिमेंट, काफी प्रमुख था। अच्छा। और यह सिर्फ एक दबाव बनाने वाला धमाका नहीं था, जिसे प्रेशर ब्लास्ट कहते हैं।
बल्कि इसने तुरंत आग पकड़ी और उसे फैलाया। और ये जानकारी मेरे ख्याल से आगे चलकर जांच के लिए भी जरूर महत्वपूर्ण साबित हुई होगी, जैसा कि हम अभी बात करेंगे। ये दिखाता है कि कैसे भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में एक अकेली घटना भी कितने बड़े और विनाशकारी परिणाम ला सकती है। तो अब आते हैं जांच पर। जब शुरुआती अफरा-तफरी थोड़ी कम हुई होगी, तब जांच एजेंसियों ने काम शुरू किया होगा ना? कौन-कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल हुईं और उनका शुरुआती अंदाजा क्या था? बिल्कुल, जैसे ही हालात थोड़े काबू में आए, कई बड़ी एजेंसियां फौरन हरकत में आ गईं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो ऐसे मामलों को देखती है, वो तो थी ही। हाँ, उनका तो काम ही है ये। साथ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। एनआईए भी? मतलब शुरू से ही मामला गंभीर माना जा रहा था। हाँ, एनआईए का शुरू में ही आना दिखाता है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा था। और पहला शक किस तरफ गया? क्या माना जा रहा था कि हुआ क्या? देखिए, आमतौर पे जब किसी कार में ऐसा धमाका होता है तो पहला शक सीएनजी सिलेंडर पर ही जाता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी गाड़ियां सीएनजी पर चलती हैं। हाँ, ये तो है। तो शुरुआती रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी है कि शायद सीएनजी सिलेंडर फटा हो। ये एक स्वाभाविक अनुमान था उस वक्त। लेकिन ये अनुमान ज्यादा देर टिक नहीं पाया, सही कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं टिका। सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और खासकर जब एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, हाँ, तो उन्हें सीएनजी सिलेंडर फटने या गैस लीक होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। मतलब कोई फटा हुआ सिलेंडर या वैसी कोई गंध जो आमतौर पर ऐसे मामलों में मिलती है, वो नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा। तो ये जो सीएनजी वाली थ्योरी थी, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। तो फिर शक किस तरफ गया? अगर सीएनजी नहीं, तो फिर क्या था? यहाँ पर फोरेंसिक जांच की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, फोरेंसिक सबूत यहाँ आप कह सकते हैं निर्णायक साबित हुए। एफएसएल टीम को मलबे से धातु के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े मिले, जिन्हें श्रैपनल कहते हैं। शैपनल? हाँ, साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कुछ जले हुए हिस्से मिले और कुछ खास तरह के केमिकल अवशेष भी मिले। ओह! अब ये चीजें जो हैं, ये सामान्य कार ब्लास्ट में या सीएनजी फटने पर नहीं मिलती। सही बात है। ये सब सीधे सीधे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी, एक बेसी बम की तरफ इशारा कर रहे थे। आईईडी? हाँ, हालांकि सूत्रों में ये भी कहा गया है कि ये शायद एक कम तीव्रता वाला आईईडी रहा हो, लेकिन था वो आईईडी ही। ये शक बहुत मजबूत हो गया। आईईडी मतलब ये एक जानबूझकर किया गया धमाका हो सकता है? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, यहीं पर मामला पूरी तरह से पलट गया। फोरेंसिक सबूतों ने शक को एक हादसे से हटाकर एक संभावित आतंकी हमले की तरफ मोड़ दिया। अच्छा। और शायद यही वजह है कि फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को औपचारिक रूप से जांच का जिम्मा सौंपा गया। हाँ, क्योंकि एनआईए तो आमतौर पे टेररिज्म वाले मामले ही देखती है। बिल्कुल, एनआईए आमतौर पर उन्हीं मामलों की जांच करती है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से कोई लिंक होने का अंदेशा होता है। तो एनआईए का इस केस को हाथ में लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि अधिकारी इसे सिर्फ एक दुर्घटना नहीं मान रहे थे। यानी कि जो चीजें मिली, वो धातु के टुकड़े, सर्किट, वो केमिकल अवशेष, वो किसी विस्फोटक डिवाइस के हिस्से थे, ना कि कार के नॉर्मल पार्ट्स या सिलेंडर के। बिल्कुल सही समझे आप। एक सामान्य सीएनजी सिलेंडर जब फटता है तो उसका मलबा अलग किस्म का होता है, लेकिन यहाँ जो चीजें मिली वो किसी बनाए गए बम, किसी फैब्रिकेटेड डिवाइस के कंपोनेंट से मेल खाती थी। हालांकि ये बात फिर से जोर देकर कहनी होगी कि ये सब शुरुआती फोरेंसिक विश्लेषण पर आधारित संदेह था। जांच उस समय चल ही रही थी। हाँ, जाहिर है। फोरेंसिक का काम बहुत बारीकी का होता है। हर छोटे सबूत को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। लेकिन हाँ, शक की सुई घूम गई थी, दिशा लगभग तय हो गई थी। और जैसे ही ये आईडी वाला एंगल सामने आया होगा, मुझे लगता है सुरक्षा को लेकर भी हलचल एकदम तेज हो गई होगी। फौरन जैसे ये शक गहराया कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद कर दी गई। अच्छा? हाँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शहर भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। जितनी भी सेंसिटिव जगह हैं, जैसे इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, बड़े बाजार और खासकर सभी मेट्रो स्टेशंस। हाँ, मेट्रो स्टेशंस तो खास तौर पर। हाँ, वहां पर गाड़ियों की चेकिंग और निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। और ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहा यहाँ? नहीं, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी अलर्ट पर रखा गया। अच्छा, उनको भी? क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर ये अंदेशा रहता है कि हमलावर शहर से बाहर भागने की कोशिश कर सकते हैं। तो एहतियात के तौर पर उन्हें भी अलर्ट किया गया। समझ आता है।
और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर मिनिस्ट्री लेवल पर? केंद्र सरकार ने भी मामले का तुरंत संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से घटना पर फौरन एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से बयान दिया, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया। जी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को 48 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देने का कड़ा निर्देश दिया था। 48 घंटे? हाँ, ये जो तेज प्रतिक्रियाएं थीं, ये दिखाती हैं कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही थी। और आम लोगों का क्या? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? गुस्सा या चिंता? बिल्कुल, आम लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा और चिंता थी। सोशल मीडिया पर तो बहस ही छिड़ गई। हाँ, होता ही है। लोग बेहतर शहरी निगरानी मतलब अर्बन सर्वेलेंस की मांग करने लगे। सवाल उठने लगे कि हमारे शहरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या वो काफी हैं? क्या वो ठीक से काम भी करते हैं? ये सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल। साथ ही जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, उसको और बेहतर और तेज बनाने की मांग भी उठी। एक और कदम जो उठाया गया वो था लाल किले के आसपास जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जमावड़े होने थे, उन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। जाहिर है, सुरक्षा कारणों से। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं अगर हम देखें, पुलिस का हाई अलर्ट, पड़ोसी राज्यों को चेतावनी, केंद्र सरकार की सक्रियता और फिर जनता की मांगे, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं? मतलब क्या संकेत मिलता है इनसे? ये सब मिलकर एक बहुत साफ तस्वीर बनाते हैं। पहली बात तो ये कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इसे किसी भी एंगल से हल्के में नहीं ले रही थीं। जैसे ही आईडी का शक पुख्ता हुआ, इसे एक संभावित आतंकी हमले के तौर पर ही देखा जाने लगा, भले ही उस वक्त तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी न ली हो। पड़ोसी राज्यों को अलर्ट करने का मतलब है कि उन्हें आशंका थी कि इसके पीछे कोई नेटवर्क हो सकता है या, जैसा मैंने कहा, हमलावर भागने की कोशिश कर सकते हैं। सही। दूसरी बात, जनता की जो प्रतिक्रिया थी वो दिखाती है कि ऐसी घटनाएं लोगों के मन में कितनी गहरी असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। बेहतर निगरानी और तेज इमरजेंसी रिस्पांस की मांग इसी असुरक्षा बोध से निकली थी। हाँ, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। बिल्कुल, लोग जानना चाहते थे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अगर हो जाएं तो नुकसान कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम नवंबर 2025 तक की स्थिति को देखें, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, तो उस समय तक क्या स्थिति थी? क्या जांच किसी नतीजे पर पहुंची थी? क्या पता चला था कि ये हादसा था या हमला? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार नवंबर 2025 तक जांच चली रही थी। वो जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये धमाका एक हादसा था या आतंकी हमला, इसका कोई आधिकारिक जवाब या पुष्टि तब तक नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब कंफर्म नहीं था? नहीं, कंफर्म नहीं था। फॉरेंसिक सबूत और घटनास्थल के आसपास से जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उसका विश्लेषण चल रहा था। एजेंसियां शायद हमलावरों की पहचान करने या किसी संभावित संगठन का हाथ होने के सबूत तलाश रही थी। लेकिन तब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया था। हाँ, एक बात तय थी कि लाल किला और पुरानी दिल्ली के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा रखा गया था, वो जारी थी। तो जांच उस वक्त अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची थी। लेकिन क्या इस पूरी घटना से कुछ सबक सीखने की बात हमारे सूत्रों में कही गई है? कुछ टेक अवेज? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस घटना से निकले कुछ जरूरी सबकों की ओर साफ इशारा करते हैं। पहला तो ये कि हमारे जो भीड़भाड़ वाले शहरी इलाके हैं, उनमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और शायद स्मार्ट बनाने की जरूरत है। स्मार्ट से क्या मतलब है? स्मार्ट से मतलब है कि सिर्फ कैमरे लगा देना काफी नहीं है। उनका सही से काम करना, उनसे मिलने वाली जानकारी का तुरंत विश्लेषण होना, ये सब भी जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। और दूसरा सबक है नागरिक सतर्कता का महत्व। मतलब हम आम नागरिक जो हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर अपने आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें, जैसे कोई लावारिस गाड़ी खड़ी है बहुत देर से या कोई लावारिस सामान पड़ा है, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। हाँ, सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर वाली बात। बिल्कुल। कई बार ऐसी छोटी सी दिखने वाली जानकारी भी बड़े हादसे को टाल सकती है। और तीसरा सबक शायद इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे अहम सबक है अलग अलग इमरजेंसी सेवाओं के बीच बेहतर और तेज तालमेल, मतलब कोऑर्डिनेशन की जरूरत। जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीमें। ऐसी आपदा की स्थिति में हर एक मिनट कीमती होता है। अगर ये तीनों एजेंसियां एक साथ मिलकर तालमेल बिठाकर तेजी से काम करें तो कई जानें बचाई जा सकती हैं और नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इस घटना ने इन तीनों सबकों की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। एक भीड़भाड़ वाला इलाका जहां बेहतर सुरक्षा और नागरिक सतर्कता की जरूरत थी, और एक ऐसी आपदा जहां तेज और समन्वित प्रतिक्रिया शायद और जानें बचा सकती थी। तो कुल मिलाकर देखें, लाल किले के पास हुआ ये कार धमाका
एक बहुत ही भयानक वाकया था। इसने न सिर्फ जानें लीं और भारी माली नुकसान किया, बल्कि दिल्ली जैसे शहर की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। हाँ, बिल्कुल। जांच चल रही थी और ये तय होना बाकी था कि ये किसकी करतूत थी। क्या ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी या लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई सोची समझी आतंकी साजिश थी? इसने सुरक्षा एजेंसियों को तो हरकत में लाया ही, आम लोगों को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर हम एक अनसुलझे सवाल के साथ रह जाते हैं। कम से कम उस वक्त की जानकारी के आधार पर तो यही लगता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और कारण बिल्कुल साफ तौर पर सामने नहीं आ जाता, तब तक ये घटना एक तरह की अनिश्चितता छोड़ जाती है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रोजमर्रा के सार्वजनिक स्थान, जहां हम इतनी बेफिक्री से आते जाते हैं, वो असल में कितने सुरक्षित हैं। क्या ये जो दिल्ली की घटना हुई, ये महज एक दुखद हादसा थी जिसका कारण शायद कभी पूरी तरह पता भी न चले, या फिर ये किसी बड़ी छिपी हुई तस्वीर का एक छोटा सा, एक खतरनाक संकेत थी? ये सवाल तो बना रहता है। हाँ, इसका जवाब तो आगे की जांच ही दे सकती है, लेकिन इसने हमें अपनी सुरक्षा और अपनी सतर्कता के प्रति कभी भी लापरवाह ना होने का एक बहुत कड़ा सबक जरूर सिखाया है।